जो हम लोग अब तक बातचीत कर लिए प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासों पर बातचीत हो चुकी है। यानी कि उपन्यास है क्या, उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास की परिभाषाएं क्या हैं और काल विभाजन क्या है। प्रेमचंद से पहले जो जासूसी उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, अय्यारी उपन्यास लिखे गए, उन पर चर्चा हो चुकी है। आज की क्लास में मुख्य केंद्र में जो रहेंगे वो मुंशी प्रेमचंद रहेंगे और प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रेमचंद ही सबसे अच्छे उपन्यासकार हैं और उन्हीं पर ज्यादा चर्चा होनी है और इस युग से उन्हीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत होती है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों से। तो अगर जो बात करें इसके समय की तो 1918 से 1936 ईस्वी, यानी प्रेमचंद युगीन उपन्यास की समय सीमा क्या है, तो 1918 से 1936 तक। पहली वाली क्लास में भी चर्चा हुई थी कि जो काल विभाजन किया गया है वो प्रेमचंद को केंद्र में रख करके किया गया है। तो प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासों पर चर्चा हो चुकी, उसका समय क्या था, तो 1877 से लेकर के 1918 ईस्वी तक था या 1917 ईस्वी तक था, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि हिंदी का जो पहला उपन्यास आया, जो भाग्यवती था, जो कालक्रम की दृष्टि से पहला उपन्यास माना जाता है, तो तब से लेकर के या प्रारंभ से लेकर के 1918 तक का जो काल विभाजन है प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास की श्रेणी में आता है। और 1918 में प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास, वही प्रेमचंद के कुछ उपन्यास इससे पहले भी आ चुके थे लेकिन वो प्रौढ़ नहीं थे या हिंदी भाषा में नहीं लिखे गए थे, उर्दू भाषा में लिखे गए थे, जिनकी चर्चा अभी आगे होनी है। लेकिन यहां पर 1918 ईस्वी से इनका जो पहला उपन्यास आया सेवा सदन, जो कि इनका पहला प्रौढ़ उपन्यास था, काफी चर्चित रहा है और यहीं से इस युग की शुरुआत मान ली जाती है। और प्रेमचंद का या प्रेमचंद की अक्षय कीर्ति का आधार उनका सर्वश्रेष्ठ, उनका क्या, पूरे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान 1936 में आया और 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद का निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से 1936 तक का जो कालखंड है ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास की श्रेणी में गिना जाता है। और जो यहाँ पर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास कालखंड है, इसी को अगर जो काव्य के क्षेत्र में देखा जाए तो इसको छायावाद के नाम से जानते थे। किस नाम से? छायावाद के नाम से जानते थे, क्योंकि द्विवेदी युग 1918 में खत्म हो चुका, 1918 में शुरू हो जाता है क्या, छायावादी काव्य। तो छायावाद 1918 से 1936 तक था। तो जो यहां पर उपन्यास है यानी प्रेमचंद उपन्यास है, इसको वहां पर छायावाद के नाम से जाना जाता था। छायावाद के बारे में थोड़ा सा लिखा गया कि छायावाद अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नव जागरण का युग था। यानी छायावाद में कुछ दुर्बलताएं थी। जो भी कवि थे इस कालखंड के छायावाद के, उनको पलायनवादी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायनवादी कवि कहते हैं। पलायनवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वास्तविक जीवन से मुंह मोड़ करके कल्पना लोक में विचरण करते दिखाई देते हैं, इस कारण से कहते हैं कि पलायनवादी थे। अब कोई कभी पलायनवादी है, समाज की बात कर ही नहीं रहा है, उद्देश्य किसी से बात कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहां पर कहा गया कि दुर्बलताओं का युग था। लेकिन फिर भी ये कैसा था? नव जागरण का युग था। भावावेग, आदर्श प्रियता, राष्ट्रीयता की भावना, स्वच्छंदता आदि प्रवृत्तियां ये नव जागरण की ही सूचना देने वाली थी। और इन प्रवृत्तियों से मुंशी प्रेमचंद भी प्रभावित हुए। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यासों के बारे में कहा है, या उपन्यास क्या है, उपन्यास के बारे में इन्होंने कहा है। क्या कहा है? कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। यानी इन्होंने क्या कहा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। तो मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व हैं। ये किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। आगे बात आती है, प्रेमचंद मानवतावाद से भी प्रभावित थे। प्रेमचंद कैसे? तो प्रेमचंद मानवतावाद से भी प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में साहित्य का स्थान, जीवन में साहित्य का स्थान विषय पर विचार करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? कि आदिकाल से लेकर, आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य रहा है। आदिकाल से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर के मनुष्य के नजदीक सबसे अगर प्राणी कोई रहा है तो मानव ही रहा है। यानी आदि से लेकर या आदिकाल से लेकर के
मनुष्य के सबसे समीप रहने वाला कोई प्राणी है वो मानव है, यानी मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है, ये यहां पर कहा गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके सुख दुख में हम रोने धोने में, हंसने में शामिल हो सकें, वही हमारे सबसे करीब होता है, सबसे नजदीक होता है, ये कहा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। खैर, यहां से खैर आपकी परीक्षा में उतना नहीं, लेकिन हां आगे जो बात होने जा रही है यहां से, जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। यानी मुंशी प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यास, प्रारंभिक साहित्य मुंशी प्रेमचंद का जो है वो आदर्शवादी था। कैसा था? आदर्शवादी था। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक है आदर्शवाद और एक है यथार्थवाद। क्या है? आदर्शवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है? दोनों में एक लाइन में अगर जो अंतर समझना हो, दोनों की भावनाओं को अगर एक शब्द में या एक लाइन में कहना हो तो बिल्कुल आसान सा है। वैसे आदर्शवाद यथार्थवाद पर तो पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, पूरे पूरे लेख लिखे गए हैं, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए क्या है तो आदर्शवाद क्या है? जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये कौन कहता है, कौन बताता है? आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या बताता है? जीवन कैसा होना चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये कैसा होना चाहिए पर बात करता है। और यथार्थवाद क्या कहता है? जीवन कैसा है, जीवन कैसा है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर जो इस भावना पर काम करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। यथार्थवादी दृष्टिकोण अगर जो है, यथार्थवाद में आप विश्वास करते हो तो आपका जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। आदर्शवाद कहता है जीवन कैसा होना चाहिए, तो हिंदुस्तान की बात है, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो समझे कि हम फकीर ही रहेंगे या वो सोचे कि हम फकीर ही रहें ज्यादा ठीक है। यानी हर व्यक्ति अपने से बड़े की तुलना करता है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर जो आप निम्न वर्ग में हो तो सोचते हो मध्य वर्ग में चले जाएं, इतना पैसा हमारे पास, इतना धन दौलत हमारे पास आ जाए। और यदि आप मध्य वर्ग में हो तो सोचते हो उच्च वर्ग में चले जाएं, और अगर जो उच्च वर्ग में हो तो और सोचते और उच्च वर्ग में चले जाएं। कभी भी आपकी आकांक्षाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो जीवन कैसा होना चाहिए ये आदर्शवाद बताता है, जीवन कैसा है ये यथार्थवाद बताता है। तो वास्तविक जीवन में रहो, जो आपके पास है उसमें संतुष्टि रहे, बशर्ते आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा हमेशा दुखी रहोगे। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है, मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है या मुंशी प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण था वो पहले तो आदर्शवाद पर प्रेरित था, आदर्शवाद से प्रेरित था, आदर्शवाद से संबंधित था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वास्तविकता का उन्हें पता लगता गया, वो यथार्थवाद की ओर मुड़ते चले गए, क्योंकि वहां पर हमेशा दुख मिलता था, हमेशा दुख मिलता था। भाई अगर जो आपके पास 10 रुपया है, आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, 20 वाले को देख करके सोचते हो वैसा 20 रुपया हमारे पास होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी। लेकिन अगर 10 है, मौज कर रहे हो, ठीक है, अगले 20 से कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 10 से काम चल रहा है, हमारा कोई काम रुका नहीं है, तो संतुष्ट रहोगे। ये स्थिति यहां पर है। तो जीवन कैसा है तो यथार्थवाद, जीवन कैसा होना चाहिए तो आदर्शवाद। ये हमने केवल एक संक्षेप में बताया है, बाकी इसकी व्याख्याएं, इसका अर्थ, इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, तो वहां तक भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर क्या कहा गया कि जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन यानी 1918 में जो आया, सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर, कहां? भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, कैसा? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया। कैसा? यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया। प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है, प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है जहां पर जैनेन्द्र की आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, जहां पर जैनेन्द्र की आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद्र जोशी की कामकुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना,
यशपाल का समाजोन्मुख यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा और उपेंद्रनाथ अस्क का रोमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवाद, अमृतलाल नागर का सर्वमांगलिक मानववाद, सभी के प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। यानी इन सबकी मनोभावनाएं प्रेमचंद के गोदान में मिल जाती हैं, तो प्रेमचंद का गोदान क्यों ना श्रेष्ठ उपन्यास कहा जाए। आगे बात आती है, प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों का उन्मेष हो चुका था। यानी ये जो प्रवृत्तियां बताई गई हैं, जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद्र जोशी की काम कुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना, यशपाल का समाजोन्मुख यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा और उपेंद्रनाथ अस्क का रोमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवाद, अमृतलाल नागर का सर्वमांगलिक मानववाद, ये सभी सूत्र या ये सभी प्रेरक तत्व कहां पर मिल रहे? मुंशी प्रेमचंद के अंतिम चरण के उपन्यासों में मिल रहे हैं। अभी प्रेमचंद का गोदान कैसा है, आगे चर्चा होगी। ये तो बात हो गई उनकी प्रेरित भावनाओं से या प्रवृत्तियों से। तो आगे चर्चा होती है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों पर या मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जो तथ्य हैं। क्या है मुंशी प्रेमचंद? जीवन बताया गया 1880 से 1936। काशी के लमही नामक गांव में पैदा हुआ। बिल्कुल आसान सा है, काशी के लमही नामक गांव में ये पैदा हुए थे। बड़े श्रेष्ठ उपन्यासकार, कथा सम्राट के नाम से भी इनको संबोधित किया गया। और इनका जो मूल नाम है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनका एक नाम है धनपत राय और एक नाम है नवाब राय। एक नाम धनपत राय और एक नाम नवाब राय है। दोनों नामों को आपको खूब अच्छे से याद रखना है। वैसे याद तो सबको है, नवाब राय धनपत राय, नवाब राय धनपत राय, सबको याद है, लेकिन मूल नाम क्या है, असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम जो था या जो मूल नाम था वो क्या था? धनपत राय था। धनपत राय ये इनका मूल नाम था, असली नाम था। लेकिन ये उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये नवाब राय नाम कैसे इनको पड़ गया? किसने इनको इनका नाम नवाब राय रख दिया? यानी कि जब ये छोटे थे, बचपन में थे, तो इनके किस्से नवाबों जैसे थे। यानी इनकी जो शौक शोहरत थी वो कैसे थे? नवाबों जैसी थी। तो इनके एक चाचा थे, चाचा इनको क्या कहते थे? नवाब कह के पुकारते थे। चाचा इनको क्या कहते थे? नवाब कह के पुकारते थे। गांव में देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे जैसे जैसे शरारतें करते हैं उनके वैसे वैसे नाम आते चले जाते हैं। तो वैसे इनका भी नाम क्या हो गया? नवाब हो गया। तो नवाब जो इनका नाम दिया गया, इनके चाचा के द्वारा दिया गया था। तो नवाब राय इनके चाचा कहते थे। और आगे चल करके ये फेमस हो गए नवाब राय के नाम से, और नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखने लगे। लेकिन जब उर्दू भाषा में लिखने लगे, इनकी एक कहानी आई थी, कहानी संग्रह जो आया था सोजे वतन, है ना। तो सोजे वतन कहानी संग्रह जो आया, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कहानियां थी। अब कौन कौन सी कहानियां उसमें हैं, तो जब कहानी वाली पार्ट पर चर्चा करेंगे तो वहां पर बताएंगे। तो उस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और आगे से न लिखने की हिदायत दे दी इनको, मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद बड़े भयभीत हो गए, डर गए, कहीं ऐसा ना हो जेल जाना पड़ जाए। तो ये अंडरग्राउंड हो गए कह सकते हो, यानी लिखना छोड़ दिया। और जब लिखना पढ़ना छोड़ दिया इस प्रकार से, तो एक जमाना पत्रिका उस समय निकलती थी। तो जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम। उन्होंने इनको एक पत्र लिखा, क्योंकि ये जमाना पत्रिका में ही अपनी रचनाएं छपवाते थे। अब इनकी रचनाएं वहां पर जाना बंद हो गई, तो उन संपादक को लगा होगा क्या हो गया आखिर। तो एक पत्र लिखा उन्होंने और कहा क्या, नवाब राय आपको तो लिखना मना किया गया है, आप प्रेमचंद के नाम से लिखो, ये नाम मुझे अच्छा लगता है। अब प्रेमचंद को भी प्रेमचंद नाम अच्छा लग गया, नवाब राय को प्रेमचंद नाम अच्छा लग गया। उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया, प्रेमचंद नाम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और आगे चल के प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। अब नवाब राय भले भूल जाओ, लेकिन प्रेमचंद कोई भूलने वाला नहीं है। यदि 9वीं क्लास का भी बच्चा है तो प्रेमचंद को जरूर जानता होगा, भले ही नवाब राय को, धनपत राय को ना जानता हो, लेकिन प्रेमचंद को जरूर जानता होगा। प्रेमचंद बहुत फेमस हो गए प्रेमचंद के नाम से। ये जो नाम दिया गया है धनपत राय को प्रेमचंद, उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। यहां पर ध्यान रखिएगा, धनपत राय इनका मूल नाम है। धनपत राय क्या है? धनपत राय इनका मूल नाम है, और नवाब राय उर्दू में लिखते थे, और दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था, ये भी याद रखिएगा। और कथा सम्राट इनको क्या कहते हैं? कथा सम्राट भी कहते हैं। तो कथा सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको कथा सम्राट की, किसकी? कथा सम्राट की संज्ञा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन, जो कि 1918 सन भी याद रखिएगा,
1918 ईस्वी में लिखा गया। और इस उपन्यास में सामाजिक अत्याचार से पीड़ित नारी समाज और वेश्यावृत्ति की समस्या को आधार बनाया गया है। यानी प्रेमचंद के उपन्यास इससे पहले भी आ चुके। वैसे सेवा सदन भी पहले उर्दू भाषा में ही लिखा गया था, और उर्दू भाषा में और जो उपन्यास लिखे गए उनको भी हिंदी में अनुवाद किया गया। लेकिन जो अनुवाद किए गए उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे प्रौढ़ जो उपन्यास रहा वो सेवा सदन रहा। इसीलिए हिंदी में उपन्यास परंपरा की शुरुआत प्रेमचंद के किस उपन्यास से, यानी सेवा सदन से मानी जाती है। यानी प्रेमचंद के उपन्यासों की शुरुआत, प्रेमचंद के उपन्यासों की शुरुआत हिंदी में किस उपन्यास से मानी जाती है, तो सेवा सदन से। इसलिए कहा गया कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास जो है वो सेवा सदन है, 1918 ईस्वी में आया था। सन भी पूछते हैं। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण नाम से किया गया। ध्यान दीजिएगा कि प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास जो थे उनका संकलन किस नाम से किया गया, तो प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का जो संकलन किया गया है वो मंगलाचरण के नाम से, किस नाम से, मंगलाचरण के नाम से किया गया है। इसमें रूठी रानी, सेवा सदन, इस प्रकार 2-4 उपन्यास हैं जो इसमें संकलित किए गए हैं। किस नाम से, मंगलाचरण के नाम से। किस नाम से, मंगलाचरण के नाम से संकलित किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात आती है, प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का मूल रूप उर्दू में था, यानी कि ये प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे, और प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का उर्दू से हिंदी में रूपांतरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यहां से आपकी परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उर्दू नाम क्या है और इसका हिंदी में परिवर्तन, हिंदी में रूपांतरण किस नाम से किया गया, हिंदी में रूपांतरण किस नाम से किया गया है, ये भी आपसे पूछते हैं। पहले तो कौन कौन से नाम है, किस नाम से परिवर्तन हुआ, फिर कैसे याद रखोगे बताते हैं। तो पहला इनका निबंध है, सॉरी पहला उपन्यास है असरारे माविद। असरारे माविद, इसका जो अनुवाद किया गया देवस्थान रहस्य के नाम से किया गया। कब, 1905 ईस्वी में लिखा गया था। हम खुरमा व हम सबाब, हम खुरमा व हम सबाब, इसी को कहते हैं दो सखियों का विवाह। दो सखियों का विवाह के नाम से भी अनुवाद किया गया। तो दो सखियों का विवाह या हम खुरमा व हम सबाब किस नाम से आया, प्रेमा के नाम से आया। और यही प्रेमा आगे चल करके प्रतिज्ञा के नाम से 1929 में शायद प्रकाशित हुआ, 1907। और बाजारे हुस्न क्या है, बाजारे हुस्न सेवा सदन 1918 ईस्वी। जलवाए ईसार, जलवाए ईसार ये वरदान, जलवाए ईसार वरदान 1921 ईस्वी में। जी भैया, नहीं ये हिंदी जो लिखे गए उनका सन है, जो लिखे गए, क्योंकि 1918 में, हाँ उर्दू वाले का, हाँ यहां पर है गोश ए आफियत, गोश ए आफियत प्रेमाश्रम, गोश ए आफियत प्रेमाश्रम, इसका 1922 में अनुवाद किया गया। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925, और किसना गबन के नाम से आया 1931 ईस्वी में। यानी कि यहां पर जो लिखा गया है, या कह सकते हो जो अनुवाद किया गया, जो उर्दू में लिखा गया था उसका जब हिंदी में अनुवाद किया गया वो वाला सन दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर देखो प्रेमाश्रम कब आया, 1922 में। ये लिखा कभी पहले गया होगा, लिखा पहले कभी गया होगा, या इसी प्रकार से चौगाने हस्ती लिखा पहले कभी गया होगा, रंगभूमि के नाम से 1925 में आया। गबन लिखा यानी किसना कभी लिखा गया होगा, लेकिन गबन के नाम से कब आया, 1931 में प्रकाशित हुआ। ऐसे ही इससे पहले वाले जो उपन्यास हैं, इससे पहले वाले जो उपन्यास हैं, चाहे वो असरारे माविद हो, हम खुरमा व हम सबाब हो, ये सब हिंदी में जो अनुवाद किए गए होंगे उनका नाम होगा। तो देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921 ईस्वी। ये इनके नाम, ये इनके प्रकाशन वर्ष हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग याद रखेंगे, कैसे हम लोग याद रखेंगे कि हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी में अनुवाद कैसे किया गया, गो से आफियत को हिंदी में क्या कहते हैं, बाजारे हुस्न को हिंदी में क्या कहते हैं, चौगाने हस्ती को हिंदी में क्या कहते हैं, जलवाए इशार को हिंदी में क्या किस नाम से अनुवाद किया गया। तो ऐसे आपको याद रखना, बिल्कुल आसान से ट्रिक बता रहा हूं। जैसे असरारे माविद, असरारे माविद है, माविद मुवाहिद से बना हुआ है। असरारे माविद, माविद किससे बना, मुवाहिद से बना हुआ है। आपको याद होगा कि जो कबीरदास के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, जो पुराने लोग हैं या आगे पढ़ेंगे, तो कबीरदास को मुवाहिद कहा गया। क्या कहा गया, मुवाहिद कहा गया। मुवाहिद का मतलब क्या है, मतलब जिहाद कराने वाला, धर्म युद्धक,
तो यानी कि धर्म यानी भगवान से मिलाने वाला, भगवान से मिलाने वाला। तो भगवान से कौन मिलाएगा? देव मिलाएगा। तो देव स्थान रहस्य क्या है? असरारे माविद है। देव मतलब असरारे माविद, असरारे माविद क्या है? देवस्थान रहस्य। दूसरा, हम खुरमा व हम सबाब, हम खुरमा व हम सबाब, दो सखियों का विवाह, दो सखियों का विवाह, ये भी याद रखिएगा, दो सखियों का विवाह। हम खुरमा व हम सबाब, दो सखियों का विवाह। अब दो सखियों का विवाह है तो सखी का नाम क्या होगा? प्रेमा होगा, यानी प्रेमा दो सखियों का विवाह है। अब देखो बाजारे हुस्न, ये बहुत आसान है, बाजारे हुस्न। तो बाजारे हुस्न को सेवा सदन के नाम से, यानी कि अगर जो आपको सेवा करानी है, सेवा सदन, सेवा करानी है तो कहां जाओगे? बाजार जाओगे। बाजारे हुस्न यानी बाजार जाओगे किस लिए? सेवा कराने के लिए। आपको सेवा कराने कहां जाओगे? बाजार जाओगे। तो बाजारे हुस्न को सेवा सदन के नाम से परिवर्तित किया गया। जलवाए इशार, अगर जो आपको वरदान मिल जाए, क्या मिल जाए? वरदान मिल जाए तो जलवा तो बिखरोगे ही, यानी कि वरदान को जलवाए इशार या जलवाए इशार को वरदान के नाम से अनुवादित किया गया। तो जलवा आपको कब, आपका कब होगा? जब आपको वरदान मिलेगा, या आपको वरदान मिल गया तो जलवा बिखेर दोगे। तो वरदान क्या है? जलवाए ईसार है। इसी प्रकार से आगे आता है गो से आफियत, गो से आफियत, प्रेम आश्रम, यानी कि आफियत को समझो आफत, आफियत को क्या समझोगे? आफत समझोगे। आफत कब आएगी? आफत कब आएगी? देखो भाई, प्रेमाश्रम, यदि प्रेम करोगे आफत तो आनी ही आनी है, यदि प्रेम करोगे आफत तो पक्का आएगी। तो प्रेम करोगे आफत आएगी, यानी प्रेमाश्रम गो से आफियत के नाम से लिखा गया था। रंग भूमि चौगाने हस्ती, यदि अगर जो हस्ती आपकी अच्छी है, चौगाने हस्ती है, यदि आपकी हस्ती है तो आपका रंग तो जमेगा ही। यदि आपकी हस्ती अच्छी या हस्ती खूब है, अच्छी है, तो रंग जमेगा। रंगभूमि चौगाने हस्ती। अगला, किसना गबन के नाम से, किसना गबन के नाम से आया। तो इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना, जैसे भी इच्छा लगे वैसे भी याद रखो। लेकिन सभी उपन्यासों के मूल नाम यानी कि उर्दू में किस नाम से थे और हिंदी में उनका अनुवाद किस नाम से किया गया, यह भी आपको खूब अच्छे से याद रखना है। प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। गबन का कहीं कहीं पर 1930 मिलता है, गबन का कहीं कहीं 1930 मिल जाता है। अगर विकल्प में 1931 ना हो, 1930 ही हो तो सही कर दीजिएगा। लेकिन अगर 1930 और 31 दोनों है तो 31 वाला सही करिएगा, 30 वाला नहीं सही करना है। अब आगे बात आती है जो उपन्यासों की चर्चा हुई है, इन उपन्यासों की, और आगे जो और उपन्यास लिखे गए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा उन पर चर्चा होनी है। यहां पर क्रम से दे दिया गया। कभी कभी होता क्या है कि इन उपन्यासों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है, इन उपन्यासों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना होता है। तो जब भी कभी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाएगा तो सेवा सदन से शुरू होकर के गोदान तक जाएगा, सेवा सदन से शुरू करके गोदान तक, यानी हिंदी के उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। यहां पर क्या है? प्रेमा 1907, प्रेमा व दो सखियों का विवाह, हम खुरमा व हम सबाब, वही वाला। रूठी रानी, ये रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा? रूठी रानी। जीडीसी में पूछा गया था 2012 में, जीडीसी 2012 में पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो रूठी रानी आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। सेवा सदन 1918, जिसको क्या कहते हैं? बाजारे हुस्न कहे थे। क्या कहे थे? बाजारे हुस्न कहे थे। वरदान, वरदान 1921 जलवाए ईसार कहा गया था। प्रेमाश्रम 1922 यानी कि गोश ए आफियत। फिर रंगभूमि चौगाने हस्ती 1925। कायाकल्प, ये तो हिंदी में आ गया, कायाकल्प कहां गया? ये हिंदी में आ गया। फिर निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो कि मंगलसूत्र के नाम से, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो कि मंगलसूत्र के नाम से आया था। आगे चल करके इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया और 1948 में इसका प्रकाशन करवाया, 1948 में प्रकाशित हुआ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन उपन्यासों को अगर जो कालक्रमानुसार पूछ लिया जाए और आपको क्रम मिलाना हो तो कैसे मिलाओगे? देखो भाई, बिल्कुल आसान सा है। खासकर जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, वे लोग ये सूत्र जरूर याद रखेंगे। भले ही टीजीटी पीजीटी वाले ना याद रखें, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर या
जीडीसी हो गया या फिर आपका नेट का पेपर हो गया, सेट का पेपर हो गया, वहां पर ये कालक्रमानुसार क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो सप्रांकान क्या याद रखना है? सप्रांकान गकर गोम, ऐसे याद रखना है, सप्रांकान गकर गोमी। अब कैसे याद रखोगे? गकर गोम कहो, गकर गोमी कहो, जो भी कुछ कह लो, बहरहाल तो हम तो गकर गोमी कहते हैं, लेकिन यहां पर लिख लो गकर गोम। अब देखो मां से क्या है? मंगलसूत्र, मां से मंगलसूत्र आप लोग बताते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गो से गोदान, फिर का से का और रा लगा हुआ है तो कर्म भूमि, क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगा। फिर गा से गबन हो जाएगा, गा से गबन हो जाएगा। नी से निर्मला हो जाएगा, नी से निर्मला हो जाएगा। का से कायाकल्प, कायाकल्प हो जाएगा। फिर रा से रंगभूमि हो जाएगा, क्या है? रंगभूमि। देखो कोई दिक्कत हो रही है भैया किसी को? फिर पा से प्रेमाश्रम हो जाएगा, पा से प्रेमाश्रम हो जाएगा। फिर सा से सेवा सदन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेवा सदन हो जाएगा। भैया किसी को कोई दिक्कत? अगर ये इनका क्रम ना याद करके केवल इतना याद रख लो तो आपके इनके कालक्रमानुसार जो उपन्यास लिखे गए सब बिल्कुल स्थायी रूप से आपको याद हो जाएंगे। शुरू में लगेगा अरे इतना सूत्र याद कहां होगा, लेकिन जब इस प्रकार से प्रयोग करोगे बार बार तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको शैली पे लगाओगे तो सप्रांकान गकरगोम, क्या याद रखना है? सप्रांकान गकरगोम, सप्रांकान गकरगोम, सप्रांकान गकरगोम। 2-4 बार लिख करके याद करो, याद हो जाएगा। और जब लिखो सप्रांकान गकरगोम तो क्या करना है? ये क्रम भी लिख लेना है। और एक चीज याद रखो, इस प्रकार की चीजें लिख करके याद करो। अगर जो आप पढ़ोगे 10 बार पढ़ोगे जितना याद होगा, अगर लिख लोगे एक बार में उतना याद हो जाएगा। तो लिखना पढ़ने से ज्यादा भी महत्वपूर्ण है। तो कुछ चीजें आपको लिख करके याद करना है, आसानी से याद हो जाएंगी। अब आगे बात आती है इनके कुछ अन्य उपन्यास, यानी प्रेमचंद का हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास कायाकल्प है। हिंदी में लिखा गया, मूल रूप से हिंदी में लिखा गया। भाई इससे पहले कायाकल्प से पहले रंगभूमि तक ये क्या है? ये सब उर्दू में पहले लिखे गए थे, फिर हिंदी में अनुवाद किया गया। तो जब भी क्वेश्चन ये वाला पूछ ले तो यहां पर हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। यहां पर अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए सेवा सदन का, सेवा सदन का, बहुत लोग इसको लगा देंगे, जबकि ये सही नहीं है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया उपन्यास, प्रेमचंद का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो कायाकल्प बताना, सेवा सदन नहीं बताना। सेवा सदन तो अनुवाद किया गया है, यह आपको याद रखना है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1948 में। कब? 1948 में। किसने पूरा किया था? इनके पुत्र अमृत राय ने, इनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था और 1948 में इसको प्रकाशित करवाया था। आगे बात आती है प्रतिज्ञा, प्रेमचंद के 1907 में प्रकाशित प्रेमा, जिसका दूसरा नाम बताए थे हम खुरमावा हम सबाब, दो सखियों का विवाह, उसका संशोधित रूप है प्रतिज्ञा। प्रेमचंद ने, और ये प्रतिज्ञा कब आया था? संभवतः 1929 में। कब आया? 1929 में आया था। फिर आगे बात आती है प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। ये ध्यान दीजिएगा, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का श्रीगणेश किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। प्रेमचंद ने असरारे माविद धनपत राय के नाम से, यह बहुत महत्वपूर्ण है, असरारे माविद, जो कि आगे चल करके किस नाम से आया? देवस्थान रहस्य के नाम से, जिनका पहला उपन्यास था देवस्थान रहस्य के नाम से। तो ये किस नाम से लिखा था? धनपत राय के नाम से लिखा था। मूल रूप से किस नाम से? धनपत राय के नाम से लिखा था। और हम खुरमावा हम सबाब, दो सखियों का विवाह, प्रेमा के नाम से जो आया उसको नवाब राय के नाम से लिखा। तथा जलवा ए ईसार, जलवा ए ईसार, इसका जो वरदान के नाम से अनुवाद किया वो प्रेमचंद के नाम से लिखा। किस नाम से? प्रेमचंद के नाम से लिखा था। तीनों नाम याद रखेगा, तीनों नाम से पहला उपन्यास कौन सा लिखा? तो पहला उपन्यास धनपत राय के नाम से, असरारे माविद के नाम से, हम खुरमावा हम सबाब का नवाब राय के नाम से, और जलवा ए ईसार प्रेमचंद के नाम से लिखा था। और रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? रूठी रानी है। क्या है? रूठी रानी है। आगे फिर बात होती है असरारे माविद।
में एक महंत और उसके शिष्यों के विलासमय कुत्सित जीवन का वर्णन किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास जो भी महत्वपूर्ण हैं उन पर एक एक दो दो लाइन का थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में दिया गया है। इससे क्या होगा, याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो क्या कहा गया, असरारे माविद। असरारे माविद को किस नाम से कहा गया था, तो ये भाई देवस्थान रहस्य के नाम से आया था। इसमें किसकी कथा है, तो एक महंत और उसके शिष्यों के विलास में कुत्सित जीवन का वर्णन है। मंदिरों में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचारों, मंदिरों में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचारों और पाखंडों का चित्रण ही उस उपन्यास का मुख्य विषय है। तो यहां पर पूछा जा सकता है, मंदिरों में होने वाले धर्म के नाम पर व्यभिचारों और पाखंडों का चित्रण प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में किया है, तो देव असरारे माविद में, यानी कि किस नाम से आया आगे चल के, देवस्थान रहस्य के नाम से। आनुषंगिक रूप में, किस नाम से, आनुषंगिक। अभी देखो ये वर्तन में हम लोग पढ़ के आए। आनुषंगिक रूप में वेश्याओं और चरित्रहीन स्त्रियों के कपटाचरण का भी वर्णन इसमें किया गया है असरारे माविद में। अगला है हम खुरमा व हम सबाब। हम खुरमा व हम सबाब उपन्यास का मूल विषय विधवा विवाह है। क्या है, विधवा विवाह है। यानी जिस समय मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लिख रहे थे 1910-11 के आसपास, उस समय विधवा विवाह की बड़ी समस्या रही होगी। क्या होगी, बड़ी समस्या रही होगी, क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले, कुछ समय पहले ही तो सती प्रथा का अंत हुआ था। तो यहां पर ये समस्या है। यह हिंदी में प्रेमा तथा दो सखियों का विवाह नाम से भी जाना जाता है। और इस उपन्यास की रचना कर प्रेमचंद ने उपन्यास को आधुनिक नवजागरण का संदेशवाहक और जीवन का प्रतिनिधि बना दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, नवजागरण का संदेश। क्या है नवजागरण का संदेश, भाई जिस विधवा का विवाह नहीं होता था, बड़ा पाप माना जाता था, यहां पर विधवा विवाह दिखा दिया, यानी कि उसका समर्थन कर दिया, उसके पक्ष में थे। तो क्या है, आधुनिक नवजागरण का संदेश। ये क्या कहा मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से, यानी कि हम खुरमा व हम सबाब या दो सखियों का विवाह के नाम से लिख करके नवजागरण का संदेश दे दिया। आगे बात आती है अगले उपन्यास के किसना। किसना नाम से सभी लोग फेमस होंगे, गबन उपन्यास भी लोग जानते होंगे। इस उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य है स्त्रियों का गहनों के प्रति सनक की हद तक पहुंचा हुआ मोह। कहां तक, सनक की हद तक पहुंचा हुआ मोह। ये मोह तब भी था 1931 ईस्वी के आसपास, जिस समय गबन लिखा गया या किसना लिखा गया होगा, उससे पहले उस समय भी मोह था और आज भी मोह मौजूद है, वैसे का वैसे ही। अभी आपने देखा होगा जब करवा का व्रत था, यानी करवा चौथ था, उसके अगले दिन पेपर में आया था कि एक पति जो है सुसाइड कर लिया, पत्नी साड़ी मांगे नहीं दे पाया। अब पत्नी ने हो सकता है प्रताड़ित किया हो, उसको भला बुरा कहा हो, वो सहन न कर पाया और सुसाइड कर लिया। अभी भी वैसी स्थिति है। तो क्या महिलाओं को नहीं सोचना चाहिए कि आखिर घर पर क्या स्थिति है, उसी अनुरूप हमको चलना है। लेकिन ये जो आजकल सोशल मीडिया है, दिखावा है, फोटो खींच कर के फेसबुक पर अपलोड करना है कि हम इतने पानी में, वो दिक्कत वाली बात है। वही स्थिति यहां पर भी रही होगी, हो सकता है। तो क्या है, स्त्रियों का गहनों के प्रति सनक की हद तक पहुंचा हुआ मोह, यही उपन्यास बाद में गबन के नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये विषय वस्तु जरूर याद रखिएगा। वैसे विषय वस्तु याद करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ के खूब अच्छे से रटे होंगे, केवल देख करके ही बता दोगे कि आखिर किसका है। जलवा-ए ईशार। जलवा-ए ईशार एक देशभक्ति और देश सेवा से युक्त उपन्यास है। एक देशभक्ति और देश सेवा से युक्त उपन्यास है, किंतु इसमें राष्ट्र के लिए बलिदान का स्वर उतना मुखर नहीं हो सका जितना प्रेम की वेदी पर किए गए बलिदान का है। यानी जलवा-ए ईशार ये किस नाम से आगे चल के आया था, वरदान के नाम से। किस नाम से, वरदान के नाम से आया। तो देशभक्ति और देश सेवा से युक्त ये उपन्यास है, लेकिन इसमें राष्ट्र के लिए बलिदान का स्वर उतना मुखर नहीं हो सका जितना प्रेम की वेदी पर किए गए बलिदान का हुआ है। यानी राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा या व्यक्तिगत प्रेम में दब गई, ऐसा कह सकते हो यहां पर इस उपन्यास के लिए। आगे बात आती है बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न, तो बाजारे हुस्न जो है उपन्यास सबसे पहले हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से, सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में पति की उपेक्षा, किसकी, पति की उपेक्षा और अपमान का विद्रोह कर वेश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्री का वर्णन किया गया है। बड़ी खतरनाक स्थिति है। यानी इस उपन्यास में पति की उपेक्षा और अपमान का विद्रोह कर वेश्यावृत्ति अपनाने वाली स्त्री का वर्णन है। इसमें
विवाह से जुड़ी कई बुराइयां यथा तिलक, दहेज की कुप्रथा, कुलीनता का प्रश्न, अनमेल विवाह, विवाहोपरांत स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न है, विवाह के बाद स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न, नारी की सामाजिक उपेक्षा, नारी की सामाजिक उपेक्षा आदि का चित्रण इसमें किया गया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास को बेहतरीन नावल कहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस उपन्यास को बाजारे हुस्न यानी सेवा सदन को, तो सेवा सदन को एक बेहतरीन नावल किसने कहा है? सेवा सदन को एक बेहतरीन नावल किसने कहा है? तो सेवा सदन को बेहतरीन नावल स्वयं लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद ने ही कहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा अनमेल विवाह, वैसे अनमेल विवाह अभी आगे चल करके निर्मला में भी आएगा, तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। वहां पर मुख्य भूमिका मुख्य विषय के रूप में है, यहां पर साइड विषय के रूप में है। तो यहां पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है किससे? तो वेश्या जीवन से संबंधित। किससे संबंधित? वेश्या जीवन से संबंधित है सेवा सदन। और इस उपन्यास पर जॉर्ज इलियट के उपन्यास एडम बीड, किसका? जॉर्ज इलियट के उपन्यास एडम बीड और अलेक्जेंडर कुप्रिन के उपन्यास यामा द पिट का प्रभाव माना जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि किस किस उपन्यास का प्रभाव सेवा सदन उपन्यास पर है। तो यहां पर पहला इलियट के उपन्यास एडम बीड और अलेक्जेंडर कुप्रिन के उपन्यास यामा द पिट का प्रभाव है। किस पर? बाजारे हुस्न पर यानी कि सेवा सदन पर है। आगे बात आती है गोश-ए-आफियत यानी कि प्रेमाश्रम। गोश-ए-आफियत यानी प्रेमाश्रम के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी माना जाता है। क्या है? देश हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी माना जाता है। कौन सा? तो पहला राजनीतिक उपन्यास गोश-ए-आफियत यानी कि प्रेमाश्रम हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला राजनीतिक उपन्यास, पहला ऐतिहासिक उपन्यास, इनमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा। यहां पर प्रेमचंद के बारे में बातचीत हो रही है कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है प्रेमाश्रम को। इस उपन्यास में ब्रिटिश शासन के विविध तंत्र, कचहरी, पुलिस, कानून आदि के जमींदारों के क्रूर शोषक रूप का ग्राम्य जीवन, कृषकों की संघर्ष चेतना आदि का वर्णन किया गया है। प्रेमाश्रम को गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रेमाश्रम को गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि प्रेमाश्रम को गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका कहा जाता है। तो प्रेमचंद के कुछ उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है, तो प्रेमाश्रम को कहा जाता है। चौगाने हस्ती जो कि रंगभूमि के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ, इसमें सूरदास, ये बहुत पूछा था, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सूरदास इसका नायक है और इस उपन्यास में ब्रिटिश शासन काल में नव विकसित पूंजीवाद के बढ़ते कदम से टक्कर लेती भारतीय परंपरा के द्वंद्व तथा शासक और अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। यानी यहां पर जो दलित वर्ग है, दलित समाज है, उस पर कैसे कैसे कानून का, समाज का हंटर चलता है, ये यहां पर बताया गया। यानी कि सूरदास दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस उपन्यास का नायक है। संभवतः इस उपन्यास में दिखाया गया कि सूरदास के पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी जो मांग जांच के इकट्ठा किया था, अपने छप्पर में लगाया था, लेकिन लोगों को वो भी रास नहीं आया, उसके छप्पर में आग लगा दी, है ना। सुबह बैठा, जब आग लग गई, सुबह जल गया, तो वो बैठा ढूंढ रहा था अपनी संपत्ति, सोना चांदी जो भी कुछ उसका रहा हो वो ढूंढ रहा था। ये स्थिति इसमें है, बहुत खतरनाक स्थिति है इसकी दिखाई गई है। तो पूछा जा सकता है, सूरदास याद रखिएगा। मैदाने अमल, मैदाने अमल यह हिंदी में कर्म भूमि के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? कर्म भूमि का हिंदी में, सॉरी उर्दू में नाम क्या था? मैदाने अमल। तो मैदाने अमल यह हिंदी में कर्म भूमि नाम से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में अपने समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। इसमें गांधी के नेतृत्व में चलने वाले, गांधी मतलब गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, अछूत की समस्या, मजदूरों और कृषकों की दयनीय दशा, साधु संतों के आडंबर, अंधविश्वास और सरकारी तंत्र की दमनात्मक नीति आदि का चित्रण किया गया। भाई सरकारी नीतियां आज ही दमित नहीं कर रही, पहले भी दमन कर रही थी, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, तो आज कोई बुरी बात नहीं है भाई, होना चाहिए। तो दमनात्मक नीति आदि का चित्रण इसमें भी किया गया है। कायाकल्प,
इस उपन्यास में देसी रियासतों, जागीरदारी प्रथा, रियासत के साथ ब्रिटिश का संबंध, पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कार, सांप्रदायिक दंगों के यथार्थ आदि के साथ साथ रिश्तों को लेकर मानसिक द्वंद्व का भी चित्रण किया गया है। तो इसमें क्या है, देसी रियासतों, जागीरदारी प्रथा, रियासत के साथ ब्रिटिश का संबंध, पुनर्जन्म के, देखो यहां पर यह महत्वपूर्ण है, पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कार, पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कार किस उपन्यास में, कायाकल्प में। कहां पर, कायाकल्प में है। और यह प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है, मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प। निर्मला बहुत फेमस उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की त्रासदी की दारुण कथा का चित्रण किया गया है। यानी कि अनमेल विवाह और दहेज प्रथा से संबंधित उपन्यास इनका कौन सा है, तो निर्मला हो जाता है। प्रतिज्ञा अगला उपन्यास, प्रतिज्ञा जो कि पहले प्रेमा के नाम से लिखा गया था, दो सखियों का विवाह, हम खुरमा व हम सबाब, है ना, तो वही यहां पर है। तो प्रतिज्ञा उपन्यास में विधवाओं के सामाजिक स्थिति के चित्रण के साथ समाज में सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार का भी वर्णन किया गया है। प्रतिज्ञा किससे संबंधित, तो विधवाओं की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया और इसके साथ साथ समाज में सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार का भी इसमें वर्णन किया गया, बहुत फेमस है। गबन, इस उपन्यास से सब लोग परिचित हैं। इस उपन्यास में एक मध्य वर्गीय जीवन की असंगतियों एवं मनोवैज्ञानिक सत्यों का बड़ा ही तीखा चित्रण किया गया है। साथ ही स्त्री का जेवर के प्रति मोह की हद को बखूबी बताया गया है। किसका, स्त्री का जेवर के प्रति मोह की हद को बखूबी बताया गया है। भाई इस उपन्यास में जहां तक हमने पढ़ा, हमने समझा, तो जितना दोष यहां पर जालपा का था उससे कम जो उसका पति था रमानाथ, उसका भी कम नहीं था। बराबर के दोषी दोनों थे। भाई अगर ये स्त्री के प्रति, स्त्री जो है जेवर के प्रति मोह था, उसका लगाव था, मांग रही थी, जांच रही थी, तो रमानाथ कौन सा बड़ा अच्छा आदमी था। वो भी तो शादी से पहले ढेर सारे अपनी डींगे हाँक चुका था। शादी के बाद यानी जब मिले दोनों तो खूब डींगे हाँका था, कितना है, ऐसा है, वैसा है। जब डींगे मारोगे तो पत्नी की इच्छा तो बढ़ेगी ही। तो ये भी याद रखना, पुरुषों को हमेशा याद रखना कि अपनी पत्नी से हमेशा जो भी वास्तविकता है वो बता करके रहनी है। ऐसा नहीं है कि हो 10 रुपया बताओ 100 रुपया हमारे पास है। अगर जो 100 रुपया उसको पता लग जाएगी कि आपके पास 100 भले वास्तव में 10 है, तो 100 रुपये के हिसाब से आपसे डिमांड करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आगे जब भी अपने जीवन में अपनाओ तो जो भी वास्तविकता है उसको जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पर केवल स्त्री का ही यहाँ पर दोष नहीं है, यहां पर रमानाथ का भी दोष है। यदि वो बता दिया होता तो हो सकता है मांगती ना, ऐसा भी हो सकता है। और आखिरी में शायद इसने कहा भी, आखिरी में जालपन ने कहा भी कि यदि आप बता दिए होते तो हो सकता है हम न मांगते। भाई पिताजी से मांगा था, पिताजी ने अपनी स्थिति बता दी, अपना पल्ला झाड़ लिया, वहां पर नहीं मांगा गया। तो यहां पर आई, इन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की, यानी सीधे सीधे बता दिया हाँ नहीं मिल जाएगा, और चुरा करके पैसा दे दिया, इसलिए दिक्कत हो गई। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा गया है। और इसमें भारतीय किसान एवं मजदूर वर्ग के शोषण एवं सामंतों के क्रूर शोषण का चित्रण यहां पर किया गया है। यानी कृषक जीवन का महाकाव्य है। क्या है, कृषक जीवन का महाकाव्य है। और इसमें दो कथाएं समानांतर चलती हैं, एक शहरी जीवन की कथा और दूसरा कृषक जीवन की समस्या या गांव जीवन की कथा। ग्रामीण जीवन की कथा और शहरी जीवन की कथा, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इसमें आगे गोदान उपन्यास के बारे में क्या कहा गया, आगे चर्चा होती है। मंगल सूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है और इसके केवल 4 अध्याय ही लिखने के बाद मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया था। क्या हो गया था, मुंशी प्रेमचंद का निधन हो। कितने अध्याय लिखे, केवल और केवल 4 अध्याय लिख पाए थे। और इस उपन्यास को उनके सुपुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में संत कुमार, मधु कुमार, देव कुमार, पंकजा, ये इसके पात्र हैं। इसमें से ये पूछा जा चुका पंकजा किस उपन्यास का पात्र है, तो ये मंगलसूत्र उपन्यास का पात्र है, पूछा जा चुका है। तो इसमें 4 पात्र मुख्य रूप से हैं, संत कुमार, मधु कुमार, देव कुमार और पंकजा। फिर डॉक्टर नगेंद्र। अब बात आती है आगे किससे संबंधित है, तो ये सब गोदान से संबंधित शायद होंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने कहा,
गोदान को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। आगे बात आती है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पुस्तक हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास में लिखा गया है गोदान के बारे में कि हिंदी उपन्यास का नया युग, हिंदी उपन्यास का नया युग प्रेमचंद से शुरू होता है। हिंदी उपन्यास का नया युग प्रेमचंद से शुरू होता है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र, स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना ही नहीं, उसे भव्य समृद्धि प्रदान की, काफी ऊंचाई तक ले गए। यानी ये प्रेमचंद के उपन्यास की महत्ता के बारे में बताया जा रहा कि प्रेमचंद ने या प्रेमचंद का उपन्यास के प्रति कितना योगदान रहा है उसकी चर्चा। तो कहां पर की गई? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। ये हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास वही है जो 18 भागों में लिखा जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से 16 भाग ही प्रकाशित हो पाए काशी नागरी प्रचारणी सभा से। तो उन्होंने क्या लिखा गया कि हिंदी उपन्यास का नया युग प्रेमचंद से शुरू होता है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र, स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना ही नहीं, उसे भव्य समृद्धि प्रदान की, काफी ऊंचाई तक ले गए। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। ये देखो, शिव का शासन। तो प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। और क्या कहा? सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी, उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी, और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। यह आपको केवल इतना याद रखना है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। डॉक्टर गोपाल राय का मानना है कि गोदान किसान जीवन की ही नहीं, गोदान किसान जीवन की ही नहीं, दाम्पत्य जीवन की भी त्रासदी है। गोदान किसान जीवन की ही नहीं, दाम्पत्य जीवन की भी त्रासदी है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। आगे बात आती है डॉक्टर गोपाल राय फिर आगे गोदान के बारे में कहते हैं कि गोदान को शोक गीत मानते हुए, यानी डॉक्टर गोपाल राय गोदान को शोक गीत मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय गोदान को क्या मानते हैं? शोक गीत मानते हैं। वैसे निराला का शोक गीत सरोज स्मृति बहुत फेमस है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो अभी चर्चा हम लोग पहली वाली क्लास में किए थे डॉक्टर गोपाल राय की। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना? भैया जल्दी से बता दो। गोदान उपन्यास चलिए पहला डॉक्टर गोपाल राय, हाँ यानी गौरी दत्त के द्वारा लिखी गई देवरानी जेठानी की कहानी को। अच्छा, ये कब प्रकाशित हुआ था? देवरानी जेठानी की कहानी कब प्रकाशित? 1870। गुड, यानी कि आपको साथ साथ याद होता चल रहा, बहुत अच्छी बात है। तो ये वही डॉक्टर गोपाल राय हैं। इन्होंने गोदान को शोक गीत माना। दूसरा, मैं नहीं जानता दुनिया का कौन सा शोक गीत प्रभाव में इस शोक गीत से बढ़कर है। यानी डॉक्टर गोपाल राय की नजर में, किसकी नजर में? डॉक्टर गोपाल राय की नजर में दुनिया का सबसे अच्छा शोक गीत कौन सा है? गोदान कहा। किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। आगे आता है गुलाब राय क्या कहते हैं इसके बारे में। गोदान में गांव के चित्र अधिकारी यानी आधिकारिक रूप से, गोदान में गांव के चित्र अधिकारी यानी आधिकारिक रूप से तथा शहर के चित्र प्रासंगिक रूप से आए हैं। ये किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने कहा है। बाबू गुलाब राय की एक फेमस रचना है मेरी असफलताएं, बहुत फेमस है। होरी के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र, गोदान उपन्यास का नायक, गोदान उपन्यास का नायक होरी। होरी के परिवार में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, जिसमें होरी स्वयं था, उसकी पत्नी धनिया है, होरी का पुत्र गोबर, होरी का पुत्र गोबर, और होरी की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम सोना और एक का नाम रूपा। एक का नाम सोना, एक का नाम रूपा, और होरी का पुत्र, होरी की पत्नी और होरी स्वयं। तो इस प्रकार से ये 5 हो गए। अब आगे चल के गोबर की भी तो पत्नी आई थी। गोबर की पत्नी का नाम क्या था भैया, कोई बताएगा? जो भोला की पुत्री थी,
है ना। हाँ, झुनिया नाम था। चलो, तो आगे चल के वो भी इसके परिवार में आ जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से उसके परिवार में 5-6 सदस्य थे। होरी के 2 भाई हीरा और शोभा थे। हीरा और शोभा ये 2 भाई थे, यानी कि कुल मिलाकर के होरी कितने भाई था, तो होरी कुल मिलाकर के 3 भाई था, स्वयं और हीरा और शोभा ये 2 इसके और भाई थे। देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, जब अगर पूछ लिया जाए होरी के कितने भाई थे, होरी के कितने भाई थे, तो 2, होरी कितने भाई था तब 3, होरी कितने भाई था तो 3, और होरी के कितने भाई थे तो 2 बताना है, क्योंकि होरी कितने भाई था तो होरी को भी उसमें गिना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गोदान में होरी की उम्र 40 वर्ष, गोदान में होरी की उम्र कितनी है 40 वर्ष है, और धनिया की उम्र 36 वर्ष है। ये जो प्रश्न आएंगे ये ज्यादातर नेट के पेपर में आएंगे या सेट के पेपर में आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आएंगे, जहां पर ये उपन्यास लगा होगा। पीजीटी में इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस वही कथन पूछ करके छोड़ देंगे। गोदान उपन्यास का नायक होरी और नायिका धनिया है। गोदान उपन्यास का नायक होरी, इसका पूरा नाम होरी राम है। होरी का पूरा नाम क्या है, होरी राम है, जो जाति से कुर्मी यानी कि महतो है। जाति से क्या है, कुर्मी यानी कि महतो है। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, गोदान भारतीय जीवन का समग्रता से यथार्थ चित्रण करता है, अतः महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। यानी कि आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने भी गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है। कैसा, गोदान भारतीय जीवन का समग्रता से यथार्थ चित्रण करता है, अतः महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। आगे बात आती है डॉक्टर गोपाल राय की। डॉक्टर गोपाल राय की, डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं जो आगे डॉक्टर नगेंद्र कह चुके। कौन, डॉक्टर नगेंद्र कह चुके हैं, वही चीज यहां पर भी दोहराते हुए अलग कहते हैं कि गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्भुत उपन्यास है, अतः इसे ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। यानी इसे ग्राम जीवन और कृषक संस्कृति का यानी कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। ये किसने कहा, तो डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने भाई इसके बारे में क्या कहा था, यानी उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। यहां पर थोड़ा सा जोड़ करके आगे बढ़ा दिया। इसमें एक कथन बड़ा फेमस है होरी का कि जब हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई हो, जब हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई हो, तब अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता, तब अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। ये किसने कहा, होरी ने कहा। बिल्कुल सही कहा है कि यदि आपकी गर्दन किसी के नीचे दबी है, पैरों तले दबी है, तो अकड़ करके रहोगे तो थोड़ा सा जोर लगाएगा, आपका काम खत्म हो गया, तो अकड़ करके काम नहीं चलेगा, ये कहा गया। अब बात आती, तो बात हो गई मुंशी प्रेमचंद की। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की बात हो गई। अब कुछ उपन्यासकार छोटे छोटे हैं इस युग के, उन पर भी चर्चा हो जाए ताकि ये युग आपका खत्म हो जाए। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1945 ईस्वी का जीवन काल है। इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं। पहला मां, 1929 में कई बार पूछा गया है। इसमें लेखक ने दिखाने की कोशिश की है कि मां के स्नेह, त्याग और देख रेख पर ही बालक का विकास निर्भर रहता है। भिखारणी अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है, 1929 में प्रकाशित हुआ। संघर्ष 1945 आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की विफलता का भी चित्रण इसमें किया गया है। तो आर्थिक विषमता के साथ साथ प्रेम की विफलता का चित्रण किया गया। तो यानी कि इनके 3 उपन्यास विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के 3 उपन्यास मां, भिखारणी और संघर्ष। मां, भिखारणी और संघर्ष। मां और भिखारणी ये दोनों बहुत फेमस हैं, संघर्ष थोड़ा उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की विफलता का चित्रण किया गया है। श्रीनाथ सिंह 1901 से 1995 ईस्वी, उलझन, क्षमा, एकांकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक, अपहृता, ये इनके उपन्यास हैं। अपहृता ये यहां पर आ जाएगा, अपहृता हो जाएगा। तो अपहृता, उलझन, क्षमा, एकांकिनी, प्रेम परीक्षा, खैर ये उतने फेमस नहीं है। एक जागरण पत्रिका भी आई थी, यहाँ प्रेम परीक्षा कहानी जैसा लग रहा है, तो याद रखिएगा किसका है, श्रीनाथ सिंह जी का है।
शिव पूजन सहाय, ये शिव पूजन सहाय वही हैं जिनको भाषा का जादूगर कहते हैं। व्याकरण दर्पण इनकी बहुत फेमस व्याकरण की पुस्तक है, कई बार चर्चा हुई है। इनका पहला उपन्यास देहाती दुनिया, देहाती दुनिया नाम देहाती से ही है, नाम देहाती है तो देहाती उपन्यास भी है, यानी कि प्रथम आंचलिक उपन्यास। कैसा? प्रथम आंचलिक उपन्यास। वैसे सामान्य रूप से कहा जाए कि प्रथम आंचलिक उपन्यास कैसे माना गया, तो मैला आंचल को, किसको माना गया? मैला आंचल को माना गया है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो इनके यानी देहाती दुनिया उपन्यास को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मानती है। आंचलिक उपन्यास होते क्या हैं, जब फणीश्वरनाथ रेणु वाला उपन्यास पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। तो देहाती दुनिया 1926 में आया। कब आया? 1926 में। और इसमें ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। एनसीईआरटी जिसकी बात हो रही थी, इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मानती है। शिव पूजन सहाय जी देहाती दुनिया नामक उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में कहते हैं, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूं जहां इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा है। वहां केवल दो ही चीजें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। वहीं पर मैंने जो कुछ देखा सुना है, वहीं पर मैंने जो देखा सुना है उसे यथाशक्ति ज्यों का त्यों इसमें अंकित कर दिया है। यानी कि ये अपने उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में कहते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में ये कहते हैं शिव पूजन सहाय जी। तो ये देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है, वो भी पहला किसके द्वारा? तो एनसीईआरटी के द्वारा माना गया है। बाकी सामान्य रूप से कहा जाए कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का है, मैला आंचल। कब प्रकाशित हुआ तो भैया कोई बताएगा? है ना, 1954 ईस्वी में। कब? 1954 में मैला आंचल, बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। अच्छा, ये इसका जो नामकरण किया गया मैला आंचल, ये किस रचना के आधार पर किया गया? इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। भारत माता, पंत की भारत माता, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल समय पंक्ति आई उसी के आधार पर किया गया। प्रेमचंद युग के कुछ छोटे छोटे उपन्यासकार और हैं, जैसे चंडी प्रसाद हृदयेश, 1898 से 1936 में ये इनका जीवन काल यहां पर आना चाहिए। तो मनोरमा और मंगल प्रभात इनके दो उपन्यास हैं। चंडी प्रसाद हृदयेश के दो उपन्यास हैं, मनोरमा और मंगल प्रभात। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा, इनके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। सिया राम शरणगुप्त, इनका एक उपन्यास है गोद, ये पूछा जाता है। सिया राम शरणगुप्त जो है मैथिली शरणगुप्त के भाई हैं, मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई हैं सिया राम शरणगुप्त। तो गोद, अंतिम आकांक्षा, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, गोद, अंतिम आकांक्षा और गोद, ये तीन इनके उपन्यास हैं, जिनमें से गोद याद रखना है। जीपी श्रीवास्तव बड़े फेमस उपन्यासकार हैं। इन्होंने लिखा महाशय भड़ेम सिंह शर्मा, भड़ेम सिंह या भड़ाम सिंह दोनों सही हैं, तो कहीं कहीं भड़ाम सिंह मिलता है, कहीं कहीं भड़ेम सिंह। तो महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, लत खोरीलाल, लत खोरीलाल, विलायती उल्लू, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, दिल की आग उर्फ दिल जले की आह, दिल की आग उर्फ दिल जले की आह। ये जो उपन्यास हैं जीपी श्रीवास्तव, नाम से ही पता है कैसे उपन्यासकार हैं, यानी हास्य व्यंग्य, कैसे हास्य व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखने वाले हैं। जीपी श्रीवास्तव ने सामाजिक और व्यक्तिगत असंगतियों को हास्य का आधार बनाया। जीपी श्रीवास्तव ने सामाजिक और व्यक्तिगत असंगतियों को हास्य का आधार बनाया है, पर उनके हास्य में व्यावहारिक विनोद और आंगिक वाचिक खिलवाड़ की प्रधानता है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने। किसने कहा? डॉक्टर गोपाल राय ने इनके बारे में कहा कि जीपी श्रीवास्तव ने सामाजिक और व्यक्तिगत असंगतियों को हास्य का आधार बनाया है, पर उनके हास्य में व्यावहारिक विनोद और आंगिक वाचिक खिलवाड़ की प्रधानता है, डॉक्टर गोपाल राय कहते। भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा? प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान और प्रेम निर्वाह, प्रेम निर्वाह। इसके साथ साथ कौन से उपन्यास हैं? प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन, ये इनके
उपन्यास हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी के। अब बात आते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भले ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के रुद्र कहे जाते, छायावाद के महेश कहे जाते, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं कविता के क्षेत्र में, लेकिन उपन्यासों के क्षेत्र में भी इनको काफी प्रसिद्धि मिली है। कौन कौन से उपन्यास हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनके काफी चर्चित उपन्यास हैं, जिनमें से अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और काले कारनामे ये बहुत फेमस हैं और इनको कालक्रम के दृष्टि से कई बार पूछा गया। इनको कालक्रम के दृष्टि से कई बार पूछा गया है। तो कैसे याद रखोगे? इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। निप्रभा, निप्रभा कुक, निप्रभा कुक, ये किसके हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास, निराला के उपन्यास का सूत्र है ये निप्रभा कुक, उसे का से काले कारनामे, काले कारनामे, उसे कुल्ली भाट, प्रभा से प्रभावती, नी से निरुपमा, आ से अलका और आ से अप्सरा। तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से याद करने का सूत्र काफी अच्छा है। अगर इसको याद रखोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कालक्रम की दृष्टि से याद करने में, क्योंकि सन याद रखने में, प्रकाशन वर्ष याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि ढेर सारे प्रकाशन वर्ष हैं, कहां पर तक याद हो पाएंगे। तो इसलिए इनको इस सूत्र के माध्यम से याद करिएगा, बड़ा आसान है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, यही तो दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, जो यहाँ पर क्रम दिया गया बिल्कुल सही है। जब भी परीक्षा में आएगा ऐसे ही आपको सही बताना है। हाँ, तो आगे देखो क्या कहा गया इनके बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अप्सरा, इसमें क्या कहा गया? अभिजात कुलीन युवक तथा एक वेश्या पुत्री के प्रेम विवाह का चित्रण इसमें किया गया है। यानी अभिजात कुलीन किसको कहते हैं? यानी कुलीन वर्ग, यानी उच्च वर्ग में उत्पन्न, और एक वेश्या पुत्री के प्रेम की कथा है और उसका विवाह का चित्रण भी किया गया अप्सरा में। दूसरा अलका में निराला जी ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त एवं दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। यह महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, पूछा जा सकता है कि निराला जी ने अपने किस उपन्यास में अवध के किसानों की अभावग्रस्त एवं दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। आखिरी आता है कौन सा? प्रभावती में कहा गया, प्रभावती उपन्यास को स्वयं निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी। निराला जी के प्रसिद्ध उपन्यास प्रभावती को ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा किसने दी? तो ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा किसने दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं दिया है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह या नामवर सिंह, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्रगुप्त, इन सबको नहीं याद रखना है। क्या कहा? ऐतिहासिक रोमांस किसने कहा है? प्रभावती को। तो स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। ये तो बात हो गई मुंशी प्रेमचंद के प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों पर। इनसे मुख्य रूप से मुंशी प्रेमचंद केंद्र में रहे, उनके उपन्यासों की खूब चर्चा हुई है। बाकी के उपन्यासकार यहाँ पर गौड़ जैसे हैं, लेकिन विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जीपी श्रीवास्तव और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन तीन लोगों के उपन्यास भी खूब अच्छे से आपको याद रखना है। बाकी फिर हम लोग, आपके कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जी भैया, उपन्यासों पर। अच्छा, रिकॉर्डिंग मत कर भैया।